हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 69। इससे पहले ऑलरेडी हमने 68 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। 2023, 2024, 2025, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखिएगा, मिलेट्स का अर्थ होता है मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज होता है, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये 2023 घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है। बताना है आपको, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है। 22 जुलाई, 22 सितंबर, 22 अगस्त, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है, एशिया में राइनो की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। राइनो मतलब गैंडा, ठीक है ना। तो एशिया में राइनो की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक सींग वाला गैंडा, जावा, और एक है सुमात्रन। ये 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं गैंडा की, ठीक है ना। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि कांजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है। बताना है, कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है। बेल्लारी, भभुआ, ब्यावर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ब्यावर औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है। ब्यावर ओटाई, हथकरघा, होजरी, काष्ठ शिल्प आदि उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक लाइन जरूर ध्यान रखिएगा, राजस्थान का मैनचेस्टर है ना, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था। बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था। मध्य प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य संस्कृति या भूगोल के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करके नहीं बनाया गया था। ठीक ना। 1956 में देखेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। वैसे बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा भारत का राज्य है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। फिलहाल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन गैस मौजूद है, आपको बतानी है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन गैस मौजूद हैं। 2.5%, 0.72% या फिर 0.93%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अर्थात इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में 0.93% आर्गन गैस मौजूद है। सबसे अधिक देखने को मिलता है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, जो कि 21% देखने को मिलता है। ठीक ना। चलिए बाकी सारे गैसों का यहाँ डिटेल्स दिया गया है, आप चाहे इसे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैस होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। जैंतिया हिल्स, गारो हिल्स, सेवरा हिल्स, एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है पूर्वी घाट
पश्चिम घाट एक है पूर्वी घाट, है ना। तो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में बताना है कि कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो याद रखना है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे तो सेवराय हिल्स स्थित है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट दक्षिण पठार के पूर्वी किनारों पर स्थित है। दक्षिण पठार देख रहे हैं ना, उसके पूर्वी किनारों पर स्थित है पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट के देखा जाए तो औसत ऊंचाई लमसम में आप देखेंगे तो 600 मीटर है। कितना? 600 मीटर। ठीक है, और ये भी ध्यान रख सकते हैं, पूर्वी घाट में कई पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ज्वादी, सेवराय, ये सभी पूर्वी घाट में ही पहाड़ियाँ स्थित हैं, है ना। और ऐसे देखा जाए तो पूर्वी घाट से कोई बड़ी नदी का उद्गम यहाँ पे नहीं होता है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सॉरी, फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? लोहित नदी, अलकनंदा नदी, गोमती नदी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, ऑप्शन भी आसान दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र में दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो सुबनसिरी, जिया भरेली और मानस है। ठीक है, वहीं हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती हैं। ठीक ना, ये भी याद रख सकते हैं, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। ठीक ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए थे? बताना है आपको, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए थे? कौन सा राज्य था वो? तो ध्यान रखिएगा, 1987 में कर्नाटक राज्य में, कहाँ? कर्नाटक राज्य में एक अहिंसक आंदोलन किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को काट फेंका था और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक कर्नाटक में एक अपिको आंदोलन भी हुआ था 1983 में, याद रखिएगा। अपिको आंदोलन का नारा था उल्लिस, बेलासु और बलूसु, है ना। अपिको आंदोलन का नारा क्या था? उल्लिस, बेलासु और बालूस, अर्थात जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ और उनका किफ़ायत इस्तेमाल करो, है ना। तो उल्लिस, बेलासु और बालूस ये तीनों कर्नाटक की भाषा है ना, जिसका अर्थ होता है जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ और उनका किफ़ायत इस्तेमाल करो। वहीं बात करें चिपको आंदोलन का, तो ये 1973 में शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट थे, गौरा देवी थी और एक सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है इसमें। और एक हुआ था साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरल में। ठीक है, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था 1973 में। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या था साइलेंट वैली मूवमेंट में, क्या हुआ था जो कि 1973 में हुआ था केरल में। आप लोग कमेंट करके बतानी है, आप कहीं से सर्च करके बता सकते हो कि साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था। चलिए अगला सवाल लेते हैं फिर भी। अगला सवाल है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच देखेंगे कि जल विभाजन होता है, वहाँ पर कौन सा शहर स्थित है आपको बतानी है। अम्बाला, अमृतसर, कुरुक्षेत्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों की जल विभाजन पर अम्बाला शहर स्थित है। ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी तिब्बत के मानसुआ झील के निकट बोकाचू हिमानी से निकलती हैं। ठीक है, सिंधु नदी में मिठानकोट के पास झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, सिंधु नदी में मिठानकोट के पास, जो कि पाकिस्तान में है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियों का मिलन होता है यहाँ पे। और गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती हैं। और भागीरथी और अलकनंदा की धाराएँ जहाँ पे मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। बाद में से आगे चल करके इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की मिट्टी जमाव के कारण बनती हैं? आसान सा सवाल है,
बताना है कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों जैसे कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है ना। तो इनके जमाव से मिट्टी के जमाव के कारण बनती है, कौन सी मिट्टी बनती है ये आपको बतानी है ना। लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती हैं। ऐसे बात किया जाए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। जलोढ़ मृदा उत्तर के विशाल मैदान, पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान तथा राजस्थान के संकरी पट्टी में ये पाया जाता है। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी होती है, याद रख सकते हैं। और जलोढ़ मृदा में साधारणतः देखा जाए तो पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पाया जाता है। इसमें कमी कौन सा तत्व देखने को मिलती है, तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है जलोढ़ मृदा में। ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। बताना है, नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है कर्णाली नदी। ठीक है, कर्णाली नदी है, इसका बताना है आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। सांगपो है, मेकांग है, या फिर मामचा संबाब है। एक से अधिक हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत मापचा खंबाब है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं, कर्णाली नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती हैं और छपरा के पास गंगा नदी ये मिल जाती हैं। कर्णाली तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती हैं, ये भी याद रख सकते हैं। सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, ये भी तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, बात करें मेकांग के बारे में, तो मेकांग नदी तिब्बत से शुरू होकर के चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से होकर के ये बहती है मेकांग नदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये सभी आप पीडीएफ फाइल में देख लीजिएगा, सारा हम डिटेल से चर्चा कर दे रहे हैं, फिर भी इसे आप लोग पीडीएफ में आराम से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीडीएफ आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। बताना है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। कच्छ, अलीराजपुर, दंतेवाड़ा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे है ना, तो यहाँ पे इस जिले में मात्र 37.22% यहाँ पे साक्षरता दर देखने को मिलता है। ठीक है, कितना, 3.7.22%। ठीक है, ये बहुत ही कम है। और ये भी ध्यान रख सकते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार मिजोरम के शेरछिप जिला में साक्षरता दर 98.23% है, जो देश के सबसे साक्षर जिला है। ठीक है, मिजोरम का एक शेरछिप जिला है, शेरछिप है ना, ये कहाँ का है, ये मिजोरम का एक जिला है जहाँ पे 98.23% है साक्षरता दर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था। तो याद रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, 1981 से लेकर 1990 तक। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से खालिस्तान कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से बताना है कि किस वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, या फिर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो आपको याद रखनी है कि भारत में शुष्क भूमि के कृषि भूमि रूप मुख्य रूप से देखा जाए तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। वहीं बात करें अल्प वर्षा के क्षेत्र, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से होते हैं, जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पे होती हैं। ठीक है, और एक लाइन जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है, 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और भारत के लेह में जानते होंगे आप लोग सबसे कम वर्षा होती है ना। तो अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है। 75 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है। इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है। पवन के निक्षेपात्मक क्रिया से, या पवन के अपरदनात्मक क्रिया से, या फिर नदी के निक्षेपात्मक क्रिया से। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही होगा। इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण पवन के अपरदनात्मक क्रिया के परिणाम स्वरूप होती हैं, ठीक है। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत। ध्यान रखिएगा, इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का एक शब्द है। किसका? जर्मन भाषा का एक शब्द है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? द्वीपीय पर्वत, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पवन के प्रभाव से किसी क्षेत्र में जब कोमल चट्टानी संरचना अपरदित होकर के या फिर घिस करके समतल हो जाता है तथा कठोर चट्टान कहीं कहीं टीले के रूप में नजर आता है, ऐसे ही टीलों को क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। आए समझ में? पवन के प्रभाव से किसी क्षेत्र में जब कोमल चट्टानी संरचना अपरदित होकर के या घिस करके समतल हो जाती, प्लेन हो जाती हैं तथा कठोर चट्टान कहीं कहीं टीले के रूप में नजर आता है, ऐसे ही टीलों को क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग। और इंसेलबर्ग के जर्मन भाषा का शब्द ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर विकसित होती हैं? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर विकसित होती हैं? शुष्क मृदा, कछार मृदा, लाल मृदा, एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नेय चट्टानों पर विकसित होती हैं, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि लाल मृदा मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय आदि में ये मिट्टी पाई जाती हैं। लाल मिट्टी अत्यंत ही रंध्रयुक्त होती हैं, महीन छिद्र से देखने को मिलती हैं। लाल मिट्टी में लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये लाल होती हैं, पता होना चाहिए आपको। लाल मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने का अंश अधिक होता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की देखेंगे हम लोग कि जलोढ़ मिट्टी में भी कमी था, है ना। जलोढ़ मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमानी क्षेत्र में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? जो जिला दिफू दर्रा, खादुंगला, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। ये भी याद रखिएगा, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगला सवाल है, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? लेटेराइट मिट्टी में बताना है कि किसकी अधिकता पाई जाती है? लौह ऑक्साइड का, कार्बनिक पदार्थ का, फास्फेट का, या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी में लौह या फिर आयरन कह सकते हैं ऑक्साइड की अधिकता होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में इनका होती है निर्माण। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इन मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये भी याद रखिएगा, यह मिट्टी रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है और काली मिट्टी का काला रंग टिटेनो इसका क्या नाम है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी का जो काला रंग है ना, शायद टिटेनीफेरस, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है ना। तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट करके कुछ है जिसकी वजह से देखेंगे कि जो काली मिट्टी से काला रंग होता है।
ठीक है, तो एक बार इसको तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि सही होना चाहिए। टिटेनी फेरस है ना, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। तो ये देख लीजिएगा एक बार, इसी की वजह से आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है काली मिट्टी का जो रंग काला होता है इसी की वजह से ये काला होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। द ग्रेट बैरियर रीफ अंडमान सागर में स्थित है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है, द ग्रेट बैरियर रीफ ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया में एक पट्टी की तरह स्थित है। और मूंगा पॉलिप्स कॉलोनियों में रहते हैं, बिल्कुल सही है। कॉलोनियों में होता है समूह में रहना, तो मूंगा जो पॉलिप्स होते हैं ना ये समूह में ही रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, बिल्कुल सही है। मूंगा उथले और गर्म पानी में पनपते हैं, ये भी सही है। अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये कैल्शियम और कार्बोनेट का स्राव करते हैं और प्रवाल स्राव एवं अस्थियां टीले के रूप में जमा हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, पूर्वांचल है। अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखना यहाँ पे पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और मिजो की पहाड़ियाँ इसमें शामिल है। ये सभी इस पहाड़ियों का संयुक्त नाम ही क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं, जो कि भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करती हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।